नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे के कारण आर में कहा गया है। तो अभिकथन ए और रीजंस दो ए आर के साथ में उसको मिलान करना है। विंध्य के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण इसका है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अब हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। इसमें विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, अतः कथन ए और आर दोनों सत्य हैं। इस कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। अब हम दो मिलान वाले क्वेश्चन सही करेंगे, देखेंगे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको लगाना है। सबसे पहले है पटवारा जमाव, दूसरा खैतौनी जमाव, तीसरा बघौर जमाव, चौथा है सिहावल जमाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहला हो जाएगा सिहावल, फिर पटवारा, उसके बाद में बाघौर जमाव, फिर खनौती की जमाव। इसमें हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोन नदी घाटी जो है उसमें सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरास्थलों और उपकरणों की खोज की। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 में से 77 ईस्वी के मध्य बर्क विश्वविद्यालय के जेडी क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर लगभग 300 पुरास्थलों की खोज की। इसके बाद विलियम्स और कीथ रायस ने इसके कई जमाओं को खोजकर, किसने खोजा था इसमें, विलियम्स और कीथ रायस ने इसमें कई जमाओं को खोजकर उजागर किया, जिनमें कुछ प्रमुख क्रमागत जमाव निम्नलिखित हैं, जैसे सिहावल जमाव, पटवारा जमाव, बाघौर जमाव और खैतौनी जमाव। सिहावल जमाव इन सब में निचला जमाव है और सिहाचल जमाव पुरातत्व से मिला है। पटवारा जमाव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मिला है। ये लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव है। बाघौर जमाव मध्य सोन घाटी में है, जहाँ से 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। यहाँ विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। सोन नदी और रेही नदी के संगम पर खतौनी नामक स्थान से सोन नदी के वर्तमान जलस्तर से काफी ऊंचाई पर खतौनी जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी का बना है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन लघु उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था। पूर्व पाषाण काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, यानी कि पूरा पाषाण काल में। तो पाषाण युगीन सभ्यता का विकास ह्यूम प्लेटोस्टीन काल में हुआ था। भारत में पाषाण युगीन मानव में मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण, जिन्हें कोर उपकरण कहते थे, जिसमें महीन यानी कि बहुत छोटे छोटे उपकरण होते थे। निश्चल उपकरण और हस्त कुठार तक भी सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्टजाइट अथवा स्फटिक का उपयोग किया गया है। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए जाते हैं, अतः इन्हें सोहन संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह न तो किसी धातु का प्रयोग करता था और न ही पशुपालक का, बल्कि जीवन यापन के लिए शिकार पर निर्भर रहता था। इस काल में प्रमुख स्थल सिहावल, पटपरा, बाघौर और खनौती हैं। ये जो जमाव थे, अभी हमने जो देखा पहले, वही प्रमुख स्थल थे। ये पूरा पाषाण काल के उपकरणों के बारे में दिया गया है। पूरा पाषाण काल में लघु उपकरणों को उपयोग में लाते थे। पूर्व पाषाण कालीन मानव का प्रमुख धंधा क्या था? तो उसमें अभी हमने देखा उनका काम था शिकार करना, और उसके बाद में भोजन को संग्रह करना। वो मानव केवल शिकार पर ही निर्भर रहता था और भोजन को कई दिनों के लिए संग्रह कर लेता था।
सिहावल एक पूरा स्थल है किसका? अभी हमने देखा इसमें निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसको रहने देते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, प्रागैतिहासिक मानव के बारे में चर्चा हो रही है। इसका प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हथनौरा से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया ने 1982 में मध्य नर्मदा घाटी के होशंगाबाद जिले में स्थित, कहाँ पे है, यानी कि मध्य प्रदेश के पास में नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले के हथनौरा नामक स्थान से पुरास्थल में मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य ने इसे विकसित होमो सेपियंस बताया है। इसे नर्मदा मैन भी कहते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से, नर्मदा नदी के किनारे। होमो इरेक्टस नाम का एक कपाल यानी कि जो खोपड़ी है वही निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो अभी हमने देखा नर्मदा घाटी में हथनौरा से। भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज जिसमें देश के प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो इसमें हो जाएगा आर.बी. फुट को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट को, इन्हें आर.बी. फुट भी बोलते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट को आर.बी. फुट भी बोलते हैं। इन्हें प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक माना जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले पुराप्रस्तरयुगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज मद्रास के पलवरम से की थी, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट ने को कब मिला? तो ये देखा 1863 ईस्वी में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज किसने करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे? वो क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो इसमें मध्य पाषाणयुगीन संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि पूर्व पाषाण काल जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, उन्हें इस काल में मध्य में रखा गया है। फलकों की अधिकता के कारण एच.डी. सांकलिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। उपकरणों की निर्माण अच्छे प्रकार से क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। इसे चर्ट, जेप्सर, फिलंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का उपयोग किया गया है। फलक, जिसे उपकरणों की विशेषताओं के आधार पर हम मध्य पुरापाषाणकालीन को फलक संस्कृति भी कहते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। जो प्राचीनतम कलाकृतियाँ मिलती हैं वो खासकर उच्च पुरापाषाण काल से मिलती हैं, और जो पहले का मानव है उसमें हम किसी भी प्रकार की कलाकृतियों के बारे में अननोन है। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पुरापाषाण काल से स्थापित किया जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियाँ मध्य प्रदेश के भीमबेटका के शैल चित्रों के रूप में प्राप्त हुई हैं। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय उच्च पुरापाषाणिक एवं मध्य पाषाणिक मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, जैसे उसने पशु बनाया है, पक्षी, मानव, खाद्य संग्राहक एवं आखेर से संबंधित, ये सारे में थीम थे। इस थीम से रिलेटेड उसमें भीमबेटका में चित्र या कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। उच्च पुरापाषाणकालीन युगीन हड्डी की बनी मार्त देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी मार्त देवी की प्रतिमा, ये हो जाएगी बेलन घाटी के उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद में प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में एक बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में
मारुति देवी की प्रतिमा दिखाई देती है। बेलन नदी के क्षेत्र में स्थित लोहदा नाम के तृतीय ग्रेवाल अपरदित जमाव से हड्डी की बनी मारुति देवी की मूर्ति मिली है। ओके, उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन में है, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी यानी कि बंदर के टाइप में समूह उष्ण कटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया। वह वृक्षों पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह में विभाजन हो गया और एक नई शाखा बन गई जिसे रामा पिथेकस कहा गया और यह शाखा जंगलों में रह गई, परंतु धरती पर रहने के लिए इस अधिक अनुकूल थी। इसे खुले जंगलों के मैदान में जब इसने मैदान ढूंढना शुरू किया तो ये इसे ऑस्ट्रोलिपिथेकस कहा गया और ऑस्ट्रोलिपिथेकस जो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना अतः और वो पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली हैं, इसलिए इसे निएंडर मानव के नाम दिया गया है। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ है। उसे होमो सैपियंस या प्रज्ञ मानव यानी कि इसमें कुछ सोचने समझने की क्षमता हुई विशिष्ट अनुसंधान नामों से पुकारते हैं, जैसे क्रोमोगन या ग्रिमाल्डी या आरियन इत्यादि के नाम से जानते हैं। वही होमो सैपियंस जो है क्रोमोगन है। उसके बाद में अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले मैदहा है, फिर लेखिया है, उसके बाद में पेसरा, फिर भीर भानपुर। मध्य पाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले मैदहा जहाँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में और लेखिया ये उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में है। तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चलेंगे। ये बिहार साइड में चला जाएगा। उसके बाद में ये बंगाल। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मैदहा, उसके बाद में लेखिया भी उत्तर प्रदेश में, फिर पेशरा हो जाएगा बिहार में, वीर भानपुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलकृतियों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये हो जाएंगे BS वाडकर। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जहाँ से चित्र सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए भीमबेटका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्र, जहाँ पे ये पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर चित्रों को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़, ये सभी जगह से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। पुरातत्व साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन के प्रारंभ को पूछा गया, जिसमें पशुपालन मध्य पाषाण काल में माना जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल का प्रारंभ 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लघु उपकरणों का प्रयोग भी इसी काल की प्रमुख विशेषता है। अगर लघु उपकरण के बारे में क्वेश्चन करेगा तो भी मध्य पाषाण काल, और पशुओं को जो पालन करना शुरू हुआ था वो भी मध्य पाषाण काल से ही माना जाता है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते हैं वह स्थान है तो ये आदमगढ़, पशुपालन के आदमगढ़ से। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? तो ये हो जाएगा मध्य पाषाणिक स्थल में, इसमें से और दिया गया है तो इसमें हो जाएगा राजस्थान के बागौर से।
उसके बाद में मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसमें चोपांडी-मांडो, ये प्रयागराज के स्थल से चोपांडी-मांडो में धान के प्रमाण मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रयोग चोपांडी-मांडो से मिला है। यह पुरास्थल प्रयागराज जिले में मेजा तहसील के बेलन नदी घाटी के बाएं तट पर स्थित है। इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय 1967 में श्री बी.डी. मिश्र को है। चोपांडी-मांडो का खोज किसने किया था? बी.डी. मिश्र ने। सराय नहर और महदहा संबंधित है, तो ये गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये यूपीपीएससी में कई बार पूछता है। सराय नाहर, राय और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। इसमें से सराय नहर राय प्रतापगढ़ जिले में, जिसकी खोज श्री केसी ओझा ने की थी। यहाँ से 11 मानव समाधियाँ और 8 गर्त चूल्हे पाए गए हैं। यहाँ एक ऐसी समाधि है जिसमें एक साथ 4 मानवों को दफनाया गया है। महदहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल से भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसीलपुर के तत्कालीन परगनाधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से हुआ है। यहाँ से भी मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ और श्रृंग आदि भी प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसे वध स्थल भी कहा जाता है। यहाँ से महदहा और सराय नहर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसे मध्य पाषाण संस्कृति के बारे में जानते हैं, जहाँ पर हमें समाधियाँ और शव प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो हड्डी के बने अभी हमने पढ़ा, ये महदहा से हुआ है। उत्तर प्रदेश के विंध्य तथा ऊपरी मध्य गंगा घाटी मैदान के क्षेत्र में मध्य पाषाणिक उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्ध है, जिसमें महदहा, सराय नहर और दमदमा महत्वपूर्ण स्थल है। महदहा में से सींग यानी श्रृंग के बने उपकरण आभूषण सराय नहर राम की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। सींग और श्रृंग के उपकरणों में बाणाग्र, वेधक, खुरचनी, आरी, रखानी, चाकू आदि हैं। श्रृंग के उपकरणों में कुंडल आदि मुद्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। महदहा से बलुआ पत्थर से बने सिल, योम, लोढ़े और स्तंभ गर्त से भी साक्ष्य मिले हैं। सिल लोढ़ों की प्राप्ति से इससे इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीसकर भोज्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने लगा। पुष्प पराग के विशेषण से हरे भरे घासों के मैदान के विषय में संकेत मिलते हैं। उसके बाद में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये हो जाएगा दमदमा से। इसको याद रखिएगा, ये भी यूपीपीएससी के प्री में 2016 में आया है कि एक ही कब्र में 3 मानव थे, वो उत्तर प्रदेश के दमदमा से प्राप्त हुए हैं, इसकी खोज हुई है। एक मिनट। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 में से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव समाधान मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में एकल समाधान, 5 कब्रों में 2-2 मानव तथा 1 कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। जहाँ यह धातव्य है कि विभिन्न क्षेत्र में स्थित लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगर हम सराय नगर, दमदमा और महदहा को देखें तो यहाँ तीनों स्थलों से हमें समाधान प्राप्त होते हैं। ये उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट केवल समाधानों के बारे में इसकी चर्चा हुई है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अरे चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट।
दमदमा नामक पुरास्थल से संबंधित है, तो ये दमदमा मध्यपाषाण काल से संबंधित है। ऐसे ही कर लेते तो सही रहता। 29 नंबर क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिला आश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से संबंधित। तो ये हो जाएगा लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब हम नवपाषाण काल के बारे में देखेंगे। नवपाषाण काल में 30 नंबर क्वेश्चन है, झील के किनारे प्रारंभिक मानव कृषि वाला स्थल कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ये लहुरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव बखीरा जिले झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। यहाँ से चावल के कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जिसकी कालावधि 8000 से 9000 ईसा पूर्व है। लहुरा देव से गोलाकार फर्श, स्तंभगर्त और चूल्हे का भी प्रमाण मिलता है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से क्या हुआ है, झील के किनारे कृषि के प्रमाण, जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद में गंगा नदी घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये हो जाएगा हमें लहुरा देव से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल में। खाद्यान्न सबसे पहले कृषि की जाने लगी, ये नवपाषाण काल से कृषि की शुरुआत मानी जाती है। वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है और भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग। और बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक प्राचीन स्थल वस्ती, जहां पाकिस्तान में वर्तमान में है, ये 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। नवपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था का आधारभूत जो तत्व था, ये खाद्यान्न उत्पादन था और पशुपालना था। ओके, फिर राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो राख के टीले जो हैं वो दक्षिण भारत से संबंधित है। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो नवपाषाणिक संस्कृति में दक्षिण भारत में राख के टीले की पहचान की गई है। दक्षिण भारत में स्थिर ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरे और चने का अवशेष मिला है। मवेशियों, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिली हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष किसी कालावधि में अपने घरों से बाहर बांध देते थे। जिस इलाके में मवेशी रह जाते थे, उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी और बाड़ के भीतर गोबर एकत्र होता था, जिसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के रूप में जला दिया जाता था, जिससे वो राख के टीले के रूप में हमें प्राप्त होता है। वहाँ राख का टीला बन गया, जिससे दक्षिण भारतीय पुरातत्व में इन टीलों को भस्म टीला भी कहते हैं, आस माउंट्स कहा जाता है। ऐसा ही राख का ढेर कर्नाटक के पिकली हल और संगनकल्लू से भी प्राप्त हुआ है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक संस्कृति का स्थल है? तो हो जाएगा सकनू, संगनकल्लू और पिकली हल हो जाएगा। और एक जो है अभी जो हमने पढ़ा था राख के टीले दक्षिण भारत में कहाँ पे बेसिकली कर्नाटक के पिकली हल में और संगनकल्लू में हमें प्राप्त होता है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हो जाएगा इसके बुर्जहोम से और गुफकराल से, जहाँ से हमें गर्त निवासों के अवशेष दिखाई देते हैं कि मनुष्य गर्त में रहता था। नवपाषाण कालीन अवशेष में हमें मिलता है। उत्तर भारत में नवपाषाण कालीन के पुरावशेष जम्मू कश्मीर के झेलम नदी घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर के पास में है, और गुफकराल जो ये बुर्जहोम और गुफकराल है, ये नवपाषाण संस्कृति के नवपाषाण काल में यहाँ पे मानव गर्त में निवास करता था और इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इन दोनों नवपाषाणिक स्थलों की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर गर्तावास, विभिन्न प्रकार के मृत भांड
पत्थर व हड्डी के औजार तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णतः अभाव है। बुर्ज़होम की खोज 1935 में डी वेरा और पीटरसन ने किया था। मानव शवाधान में कुत्ते दफनाने के साक्ष्य बुर्ज़होम से मिला है। एक मिनट।